हेलो बच्चों, केम छो मजामा। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि वर्क क्या होता है और साइंस के दृष्टिकोण से वर्क क्या कहलाता है। आज हम कुछ और बातों पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग किन किन बातों पर डिस्कस करेंगे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क क्या होता है, साइंस के दृष्टिकोण से वर्क कब कहलाता है। ठीक है, आज ये हम जानेंगे W=Fs cos थीटा, यानी W=Fs या Fs cos थीटा क्या होता है ना। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि cos थीटा क्या होता है। फैक्टर्स ऑन विच द वर्क डन डिपेंड्स, किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर वर्क डन डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वर्क को पॉजिटिव या नेगेटिव कब कहेंगे। ठीक है, नो वर्क डन यानी कि वर्क डन किस कंडीशन में वर्क नहीं कहलाएगा, है ना। फिर हम लोग जानेंगे SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क के बारे में। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन द SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो इन सब बातों पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है वर्क। वर्क क्या होता है, तो साइंस के दृष्टिकोण से वर्क की डिफिनेशन अलग है, कॉमन सेंस में वर्क का डिफिनेशन अलग है। अब मान लीजिए एक टीचर जो है वो स्कूल में एक चेयर पर बैठ के पढ़ा रहा है। वो 1 घंटे तक अगर एक ही चेयर पर बैठ के पढ़ाते रहे, अपने पोजीशन से वो डिस्प्लेस ना हो, यानी कि अपना उसने पोजीशन नहीं बदला उस टीचर ने, तो साइंस उसको वर्क नहीं मानता है। क्योंकि साइंस वर्क तभी मानेगा जब ऑब्जेक्ट में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, यानी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से, यानी स्टार्टिंग मूल बिंदु से अपने पोजीशन को चेंज करता हो। अब उस टीचर ने तो अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, क्योंकि वो एक ही कुर्सी पर एक ही समय लंबे समय तक बैठकर वो लेक्चर देते रहा और आपको पढ़ाते रहा, यानी उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तब क्या कहलाएंगे, यानी कि साइंस बोलता है कि वो वर्क नहीं कहलाता है ना। तो आपने समझा कि साइंस वर्क तभी मानता है जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपने समझा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव होते हुए यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि हाँ इस ऑब्जेक्ट में काम हुआ है, यानी इस पर हम लोग ने वर्क किया है। यानी कि वर्क होने के लिए फोर्स अप्लाई होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, यानी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी है। ये तो आपने समझा कि वर्क क्या होता है। अब आता है कि ये कॉस थीटा क्यों है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपने अप्लाई किया है और उसने डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन ये कॉस थीटा क्या है, तो इस पर डिस्कस करते हैं कि कॉस क्या है। देखिए वैसे तो आपको कॉस थीटा के बारे में, साइन थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में आपको इसको पढ़ने मिलेगा, लेकिन यहाँ हम लोग खाली सिर्फ इतना जान जाते हैं कि कॉस थीटा क्या है। डिटेल में इसको हम लोग क्लास 10 में फिर से देखेंगे। देखिए अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो, ठीक है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बेस और हाइपोटेनियस को लेकर अगर हम डिस्कस करें, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, है ना। P/H का जो रेशियो होता है उसे हम साइन थीटा बोलते हैं और P/B का जो रेशियो होता है उसे हम टेन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ आपने समझा कि बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये तो आपने समझा कॉस। अब थीटा क्या होता है, थीटा मतलब यहाँ पर थीटा मतलब एंगल, है ना। थीटा क्या है, एक एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एंगल है तो एंगल का कोई ना कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू पर डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यू कैसे होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ लिख लिया मैंने कॉस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ एंगल्स पर डिस्कस करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अब इन वैल्यू का, इनका जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। देखिए कॉस यहाँ हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, इसके अलावा आपको 120 का भी जरूरत पड़ सकता है और 180 का भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, 120 पे इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा आपका -1। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कॉस 0 डिग्री, ये सब है क्या हमारा थीटा हो गया, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, बोलिए 1 हो गया। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, cos 120 डिग्री -1/2 एंड cos 90 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू -1। ये आपने समझा। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद करने पड़ेंगे। अब आता है कि देखिए ये वैल्यू कब अप्लाई होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पर कोई टॉय है ना, कोई एक खिलौना है और उस खिलौने को आप हॉरिजॉन्टली ना खींचते हुए यहाँ पर एक लड़के ने क्या किया, इसको एक थ्रेड से बांध दिया, एक सूते से, है ना, सूता से बांध कर वो एक एंगल बनाते हुए अगर इसको खींचता है तो यहाँ पर इसका एंगल हो गया, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। तो जब इस एंगल यहाँ पर इस एंगल से इसने इस ऑब्जेक्ट को, है ना,
इस ऑब्जेक्ट को अगर एक एंगल बनाते हुए अगर हम लोग इसको खींचते हैं तो ये क्या हो गया, थीटा। अब यहाँ देखिए ये बेस और हाइपोटेनिस के फॉर्म में है ना, ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका हाइपोटेनिस। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ने, और ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ जाता है आपका यहाँ पर, तो उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। आपने फोर्स अप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब आता है कि फैक्टर्स ऑन विच द वर्क डन डिपेंड्स। वर्क डन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो वर्क डन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला आता है कि अभी आपने क्या देखा, वर्क डन फोर्स पर और उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। यानी जितना अधिक आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना अधिक वर्क होगा, है ना, जितना अधिक आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना अधिक आपका वर्क होगा। और अगर आपने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होता है यानी वर्क डन कम होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट अधिक होता है तो वर्क डन अधिक होगा। ये आपने समझा। यानी दो बातों पर डिपेंड करता है वर्क डन। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना, कहने का मतलब हुआ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कि फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वर्क डन भी आपका इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा। फोर्स कम लगेगा तो वर्क डन भी कम होगा। सेकंड क्या हो गया, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, जितना अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट में उतना अधिक वर्क उसमें कहलाएगा। तो ये दो आप पॉइंट आपने समझा। अब आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में, कि वर्क को हम लोग पॉजिटिव कब कहेंगे, है ना, वर्क को हम पॉजिटिव कब कहेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में जब मैंने आपको यहाँ पर बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को, अगर आप हॉरिजॉन्टली अगर ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो वहाँ पर एंगल क्या बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है और उसी डायरेक्शन में वो आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के जो बीच में एंगल है वो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि आपने कोई एंगल रेज नहीं किया इसमें, तो एंगल क्या हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम इफ थीटा मैंने क्या ले लिया, 0 डिग्री, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने थीटा अगर ले लिया 0 डिग्री, एक एंगल यहाँ पर हमारा 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को आप जस्ट, ऑब्जेक्ट जो है उसे आप जस्ट इस तरह से खींचते हैं हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। देखिए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो यहाँ मैंने 1 पुट कर लिया, तो W इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस, यानी कि ये जो वर्क है आपका वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। तो वर्क पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब थीटा क्या हो, बताइए, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो बट लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। ये आपने समझा कि वर्क हमारा पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब थीटा क्या हो, या तो 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा और 90 से अधिक होगा तो क्या होगा, तो इस पर डिस्कस करते हैं। ये आपने समझ लिया कि वर्क पॉजिटिव कब होगा। सॉरी, अब आते हैं अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, नो वर्क डन। कैसे, देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को और आपने अपने सिर पर ले लिया है ना, और इस ऑब्जेक्ट को लेकर इस तरह से अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आप लेते हैं और इस तरह, जैसे मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, ये जो लड़का है वो अपने सर पर एक लगेज को लिया हुआ है और वो लगेज को लेकर हॉरिजॉन्टली आगे की ओर बढ़ता है, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, वो कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अर्थ इसको किस फोर्स से खींच रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जो उसके सर पर है उसको परपेंडिकुलर खींच रहा है, और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इस दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है आपका, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर क्या कराएगा, वर्क डन 0 कराएगा। ये आपने समझा, वर्क डन 0 कराएगा। एक और कंडीशन में वर्क डन 0 हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो अगर हम यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन खत्म हो जाएगा। तो पहला आपने समझा कि अगर थीटा 90 हो जाए तो वर्क डन 0 होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसमें ना हो, है ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो। अब सपोज करिए इस बोर्ड को मैं अगर बहुत प्रेशर से, यानी कि बहुत फोर्स लगाकर इसको ठेल रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी फोर्स लगाकर मैंने इस बोर्ड को ठेला, लेकिन ये बोर्ड अगर एज इट इज़ रहा, अपने ही जगह पर रहा, वो टच से मस नहीं होता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क डन क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स मैंने 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन का अप्लाई किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन क्या कहलाएगा, तब भी 0 कहलाएगा। तो वर्क डन 0 तब होता है जब एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट में हो ही नहीं, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे वर्क डन 0 हो गया। ये आपने समझा। अब आते हैं क्या, नेगेटिव वर्क कब कहलाएगा। तो वर्क नेगेटिव, जैसे आप
इस डायरेक्शन में फोर्स, जैसे मान लीजिए आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ठीक है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, लेकिन वर्क डन अगर इस डायरेक्शन में होता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो वो नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका कोई कंडीशन आप सोचिए, जैसे आपने एक गेम देखा होगा टग ऑफ वॉर, है ना, जिसमें आप एक रस्सी को पकड़ लेते हैं और उधर कुछ लड़के रहते हैं, इधर कुछ लड़के रहते हैं, ठीक है, 5 लड़के मान लीजिए उधर है और 5 लड़का इधर है, और हम लोग इसको प्रेशर लगा के इसको अपनी ओर पुश कर रहे हैं। तो जो विनिंग टीम होता है, विनिंग टीम वो जिस डायरेक्शन में अगर रस्सी को अपनी ओर खींच रहा है, उसी डायरेक्शन में वो रस्सी अगर उसकी तरफ आता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क। लेकिन जो टीम हार जाती है वो क्या करती है, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, लेकिन रस्सी किस तरफ जाती है, उसके ऑपोजिट ओर। दम वो इस तरफ लगा रहा है, रस्सी जा रहा है उस डायरेक्शन में, यानी आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, रस्सी जा रहा है इस डायरेक्शन में, तभी तो आप हारे, है ना। गेम को आपने हार गए, यानी कि आपने गेम लूज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल, या फिर आप देखते होंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप कार को या बाइक को जब भी आगे की ओर ले जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट ओर लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री सॉरी। तो एंगल क्या हो गया, 180। तो आपने पढ़ा है कि W = Fs cos थीटा, और यहाँ पर हम अगर थीटा की प्लेस में 180 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए Fs और cos ये हो गया आपका 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या है, -1। तो क्या हो जाएगा, Fs × -1 यानी कि -Fs। तो W क्या हो गया, -Fs, यानी कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव है ना, वर्क तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। तो ये आपने समझा कि पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब थीटा क्या होगा बताइए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90। 90 हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और 90 से अधिक हो जाए बट लेस देन 90 से अधिक हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। अब आता है SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क के बारे में, कि SI यूनिट क्या होता है और CGS यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वर्क का SI यूनिट आपने पढ़ा होगा, वर्क का SI यूनिट क्या हो गया, जूल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, वर्क का SI यूनिट क्या हो गया, जूल। और आता है CGS यूनिट के बारे में, तो CGS यूनिट इसका कैसे होता है उसको देखिए, समझिए। इसको हम लोग अर्क बोलते हैं, है ना, CGS यूनिट को क्या बोलते हैं, ERG, अर्क, है ना। तो देखिए SI यूनिट इसका क्या हो गया, बोलिए जूल, ठीक है, जिसको हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं। और CGS यूनिट क्या कहलाएगा, CGS यूनिट ये आपका हो जाएगा अर्क, ERG, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या है, कैसे रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि 1, जैसे आपने क्या पढ़ा अभी, W = Fs, ये पढ़ा आपने, W = Fs, है ना, W = Fs। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन मान लेते हैं, और डिस्टेंस मान लीजिए ये 1 मीटर तक चलता है, तो डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। अब न्यूटन, 1 न्यूटन में पढ़ा होगा आपने 10⁵ डाइन, पढ़ा है ना आपने, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, DYNE डाइन, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, और 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिख लिया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 10⁵, और यहाँ हो जाएगा 10⁵, यानी 10 क्या हो गया 7, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 10⁷, और इसको बोलेंगे हम लोग अर्क, यानी 1 वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ये तो आपने पढ़ा, वर्क डन का ऐसा यूनिट हो गया जूल, लेकिन CGS यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग, अर्क। और इसमें रिलेशन क्या हो गया कि 1 जूल में कितना अर्क हो गया, तो 1 जूल = 10⁷ अर्क। ये आपने समझा कि 1 जूल, इसको हम बोल सकते हैं 1 जूल = 10⁷ अर्क।